फ्री सीरियन आर्मी अटैक करती है बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ और एक एक करके वहाँ के सारे शहर फतह करती जाती है। सीरिया की गवर्नमेंट हमला करती है वहाँ के हॉस्पिटल के ऊपर और उस हॉस्पिटल में मौजूद सारे डॉक्टर्स और मरीजों की जान चली जाती है। अब माविया ने ये चीज लिख तो दी थी दीवार के ऊपर, लेकिन उसको इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी इस छोटी सी गलती से क्या होने वाला है। केमिकल वेपन यूज करती है सीरिया की गवर्नमेंट। अपने बच्चों को भूल जाओ और बच्चे पैदा करो, और अगर नहीं कर सकते तो अपनी घर की औरतों को यहाँ पे छोड़ के चले जाओ, ये कहती है वहाँ की पुलिस। लाइन से लाशें बिछा दी जाती हैं सीरिया के अंदर। सीरिया छोड़ छोड़कर भागने लगते हैं लोग, और जब कोई फ्लाइट नहीं मिलती तो समुंदर के रास्ते जाने लगते हैं लोग। दोस्तों 14 साल के माविया ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि दीवार पर लिखी हुई उसकी एक छोटी सी लाइन से इतना कुछ हो जाएगा। दुनिया भर की सुपर पावर यूएस, रशिया, ईरान सब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कि सीरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 70% सुन्नी मुस्लिम्स की है और 20% यहाँ पर शिया मुस्लिम्स रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुन्नी मुस्लिम सीरिया के अंदर मेजोरिटी में है, लेकिन मेजोरिटी में होने के बावजूद वहां पर जो हुकूमत थी वो बशारुल असद की थी, जो कि एक शिया मुस्लिम था। उसकी जो पार्टी थी बास पार्टी, उसमें भी मेजोरिटी जो थी वो शिया की थी। तो पहला सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों जो सीरिया के अंदर शिया मुस्लिम्स की गवर्नमेंट बनी। दोस्तों ये साल 1970 की बात है कि अभी के जो सीरिया के प्रेसिडेंट है बशारुल असद, उनके जो फादर थे हाफिज अल असद, वो सीरिया के प्रेसिडेंट और वो सीरिया की मिलिट्री के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर थे। और जो हाफिज अल असद थे वो सीरिया की एयरफोर्स को भी हेड करते थे। तो उन्होंने क्या किया, 13 नवंबर 1970 को तख्ता पलट करके अपने आप को सीरिया का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। और अब ये सीरिया के प्रेसिडेंट तो बन गए थे, लेकिन इनको बहुत ही अच्छे से पता था कि ये चीज सीरिया के अंदर जो मेजोरिटी है वो सुन्नी पॉपुलेशन की है, तो देर सवेर कभी भी सुन्नी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ सकती है। तो उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही अपनी पावर को मजबूत करना स्टार्ट किया और सीरिया की जो सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके थे उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी तक लगा देती है सीरिया की गवर्नमेंट कि कहीं कोई ऐसा इशू ना खड़ा हो जाए कि जो सुन्नी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पावर में आ जाए। अपनी पावर का यूज करके उन्होंने ऐसे रूल्स बना दिए थे कि जिससे अपोजिशन मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंज कर, सीक्रेट एजेंसीज और मिलिट्री का एक्सटेंसिव यूज किया और मीडिया वगैरह सबको अपने हिसाब से कर लिया था। दोस्तों इसके बाद साल आता है 2000 और सन 2000 में हाफिज अल असद की डेथ हो जाती है और उसकी मौत के बाद जो उसका बेटा बशारुल असद वो सीरिया का प्रेसिडेंट बन जाता है। और जब ये प्रेसिडेंट बना तो इनके आने से कोई भी चेंज नहीं हुआ। उन्होंने अपने फादर के जो पॉलिसीज थी उनको कंटिन्यू किया। बशारुल असद को सीरिया को रूल करने में कोई खासी मुश्किल पेश नहीं आई। दोस्तों अब इसके बाद साल आता है 2006 और 2006 से 2010 तक सीरिया के अंदर बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पर कहत आ जाता है। अब इस जालिम हुकूमत से सीरिया के लोग ऑलरेडी परेशान थे, तो इसके साथ साथ सीरिया के जो लोग थे उनको इकोनॉमिकली भी परेशानी आनी शुरू हो गई। लोगों के पास पैसे एकदम कम हो गए थे और खाने पीने की अशिया तक की कमी हो चुकी थी। सीरिया के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा बढ़, जिसकी वजह से सीरिया के मुख्तलिफ शहरों में छोटे छोटे प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके थे। तो बशारुल असद ने इससे निपटने के लिए अपनी सिक्योरिटी को पहले से ही अलर्ट पे रख दिया था कि छोटी सी छोटी चीज को भी इग्नोर नहीं करना, और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सीरिया के अंदर नहीं होने चाहिए। लेकिन बशारुल असद को ये बिल्कुल पता नहीं था कि जैसा वो सोच रहा है इससे बिल्कुल उल्ट होने वाला है। तो अब फरवरी 2011 का वक्त था। सीरिया के साउथ में एक दारा नामी रियासत थी और उस रियासत में एक छोटा सा स्कूल था। तो उस स्कूल के अंदर 7 क्लास में एक 14 साल का बच्चा था जिसका नाम मुआविया सियासी। ये नाम आप याद रखिएगा, आगे जाके आप बहुत हैरान हो जाओगे कि इस 14 साल के बच्चे की वजह सीरिया के अंदर पिछले 12 से 14 साल के अंदर दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिविल वार चल रही है और दुनिया भर के सुपर पावर्स यूएस, रशिया, ईरान सब एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तो ऐसा क्या कर दिया था इस लड़के ने, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 26 फरवरी 2011 का दिन और माविया जो था उसके साथ 14 और स्टूडेंट जो बाकी लोगों की तरह हैं। तो सेम डे क्या होता है कि माविया जो था उसने अपने स्कूल की दीवार पर अरेबिक में लिख दिया था कि इट्स योर टर्न डॉक्टर, और ये ओरिजिनल पिक्चर है उस दीवार की। एक्चुअली बशारुल असद लंदन से वेस्टर्न आई हॉस्पिटल से पढ़ाई करके आया, तो सब इसको डॉक्टर भी कहते थे। अब माविया ने ये चीज लिख तो दी थी दीवार के ऊपर, लेकिन उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी एक छोटी सी लाइन से क्या होने वाला है। तो सेम डे लिखने के बाद शाम को माविया जब घर पहुंचता है तो ये अपने फादर को भी इसके बारे में बताता है। जो माविया का फादर था वो काफी ज्यादा डर जाता है। उसको पता था कि गवर्नमेंट इस चीज के लिए बहुत कड़ी सजा देगी। इनफैक्ट उसने माविया को छुपने को भी कहा
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल देख भी लिया था और दारा एरिया का जो सिक्योरिटी चीफ था वो बशारुल असद का करीबी रिश्तेदार था। अब दारा एरिया के सिक्योरिटी चीफ आतिफ नजीब तक भी ये बात पहुंच चुकी। उसको भी बहुत अच्छे से पता था कि उसके आसपास के मुल्कों की जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जगह जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह की हरकत को इग्नोर किया गया तो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तो उससे अगले ही दिन 27 फरवरी 2011 को जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो स्कूल के पास आती हैं और पता करना शुरू करती हैं कि किसने ये सब दीवार के ऊपर लिखा। लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि किसने ये दीवार के ऊपर लिख दिया। और जब थक हार जाते हैं तो टोटल 15 बच्चे थे जिनको सीरिया की गवर्नमेंट उठा लेती है। उनको शाम 4 बजे ये लोग उठा के ले जाते हैं, जिसमें माविया भी था। अब उनको उठा के ले जाने के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी सीरिया की, वो उन बच्चों को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर उनको मुर्गा बनाकर लटका देती है सीरिया की गवर्नमेंट। उनके नाखून खींच लेती है और जिस्म के ऊपर पानी फेंक के उनको करंट लगाया जाता है। अब आखिर हुकूमत ने तो ये चीज शुरू की थी, मगर दूसरी तरफ माविया और बाकी बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो 3 बार पुलिस स्टेशन जा चुके ताकि उन बच्चों को छोड़ दिया जाए। लेकिन जो फोर्सेस थी वो उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। वो उनसे एक बात कहती थी कि अपने बच्चों को भूल जाओ और बच्चे पैदा करो, नहीं कर पाओ तो घरों की जो औरतें हैं उनको यहाँ पे छोड़ जाओ। अब ये जो लाइन थी इसको सुनकर लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और दारा के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, उन बच्चों को छोड़ दिया जाए। और ये जो प्रोटेस्ट थे पीसफुल प्रोटेस्ट थे, क्योंकि वहां पे ज्यादा आवाम इकट्ठी करके नुकसान वगैरह पहुंचा के कोई प्रोटेस्ट करता था तो गवर्नमेंट उसको छोड़ती नहीं थी। तो ये बहुत ही एक पीसफुली प्रोटेस्ट था और वहां की आवाम उन बच्चों को छोड़ने की डिमांड कर रही थी। लेकिन इसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो एक मिसाल कायम करना चाहती थी। वो उन बच्चों को छोड़ती नहीं थी, बल्कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर उल्टा जुल्म करती थी। उनमें से कई सारे लोगों को जेल में डाल देती है सीरिया की गवर्नमेंट। अब दारा के अंदर ये जो प्रोटेस्ट वगैरह की खबर थी सीरिया की बाकी स्टेट तक भी पहुंच चुकी और लोगों को पता चलने लगा था कि दारा के अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों 15 मार्च 2011 आते आते पूरे सीरिया के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे कि बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, इन बच्चों को छोड़ देना चाहिए। तो जो एक छोटा सा प्रोटेस्ट दारा की स्टेट में शुरू हुआ था तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीरिया के तमाम शहरों में शुरू हो गया। इवन के पूरे सीरिया के अंदर वो प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि अब इन बच्चों को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों ये वो टाइम था जब बशारुल असद को लगने लगा कि बच्चों को पकड़कर उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया, इससे बात और खराब हो सकती है। तो इन सारे प्रोसेस को रोकने के लिए 45 दिन के बाद सीरियन गवर्नमेंट माविया और उसके बाकी दोस्तों को छोड़ देती है। अब सीरिया की गवर्नमेंट उन बच्चों को छोड़ तो दिया था, लेकिन जब ये बच्चे जेल से बाहर आते हैं तो उनकी हालत देख के वहाँ के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा और परेशान हो जाते हैं। ये छोटी उम्र के बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके, इनके नाखून नोच लिए गए थे और जिस्म पर जगह जगह पर चोटों के निशान थे। और जब बच्चों ने ये कहानी बताई और ये कहानी दूर दूर तक के इलाकों में पहुंची तो पूरे सीरिया में प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। और 22 अप्रैल 2011 को जो फ्राइडे था, लोगों ने जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद सीरिया के लोग बात करते हैं और रोड पर प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन अब की बार जो प्रोटेस्ट होता है वो कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होता, उसमें जुलूस निकालते हैं लोग और बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हैं। इस दिन को फ्राइडे ऑफ डिग्निटी भी कहते हैं। अब सीरियन फोर्सेस जो थी वो जुलूस को रोकने की बहुत कोशिश करती हैं और उसके बाद जब जुलूस को रोकने में नाकामयाब होती तो 25 अप्रैल 2011 के दिन फोर्सेस उन पर गोलियां चला देती और उसके अंदर 2 लोगों की जान चली जाती। अब इससे अगले दिन ये जो 2 लोगों की जान गई थी, लोग जो हैं वो उनका जनाजा लेके निकलते हैं और काफी नारेबाजी भी होती है इस टाइम पे। तो सीरिया के जो गवर्नमेंट वो उसको कहते हैं कि आर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा, आप लोग फिर से अवाम इकट्ठी कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो इससे निपटने के लिए हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स का यूज करती है सीरिया की गवर्नमेंट। उनको रोड पर उतार दिया जाता है, गोलियां वगैरह चलाई गई और ऊपर से सीरियन फोर्सेस को आर्डर दे दिए गए कि चाहे जो कुछ भी हो, किसी भी तरीके से इन प्रोटेस्ट को रोकना है, भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दे। फिर इसके बाद उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलियां चलती हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और सीरिया की गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन था गोलियां चलाने का और टैंक उतारने का, ये उनके उल्ट पड़ जाता है। जहां पर पहले 7 या 8 शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे थे, अब सीरिया के हर शहर के अंदर मुजाहरे हो रहे थे। ये लोग बशारुल असद के खिलाफ खड़े हो गए थे और बशारुल असद को अपनी कुर्सी छोड़ने का कह रहे थे। और आए दिन अवाम और सोल्जर के बीच में लड़ाई होती थी। लोगों के पास कोई हथियार वगैरह थे ही नहीं, वो पत्थर, लाठी और डंडे से लड़ते थे। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनके पास तो एडवांस हथियार थे, तो वो सीधे हथियारों से लड़ते थे। इस प्रोटेस्ट में जो लोग जख्मी होते थे वो जब हॉस्पिटल जाते थे तो अस्पताल के अंदर गवर्नमेंट ने पुलिस वाले खड़े कर दिए थे। और जो प्रोटेस्टर्स को चोट वगैरह लग के हॉस्पिटल आता, उसको वहीं से पुलिस उठा के जेल के अंदर डाल देती थी। अब इस दौरान एक बात तो तय हो चुकी थी कि इस प्रोटेस्ट के दौरान जो भी जख्मी होता उसका जेल जाना तय था। तो अब इससे निपटने के लिए लोगों ने हॉस्पिटल जाना बंद किया। और वहीं पास में एक अल अमूरी मस्जिद थी। लोगों ने हॉस्पिटल जाने के बजाय उस मस्जिद में कुछ डॉक्टर्स थे,
انہوں نے مل کے علاج وغیرہ کرنا سٹارٹ کیا اور ایک فرسٹ ایڈ ٹائپ کا ارینجمنٹ وہاں پہ اسٹیبلش کر لیا۔ اب اس کے کچھ ہی دن بعد جو سیرین فورسز تھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے اور یہ لوگ یہیں پہ آگے، تو اس مسجد کے اوپر سیریا کی گورنمنٹ اٹیک کرتی ہے۔ جتنے بھی مریض اور ڈاکٹر تھے سب کی جان چلی جاتی ہے۔ 2012 آتے آتے تقریباً 1000 لوگوں کی جان جا چکی تھی۔ اب 2012 کے آخر تک یہ جو بچے تھے جن کی وجہ سے یہ ساری چیز سٹارٹ ہوئی تھی وہ بھی پروٹیسٹ کا حصہ بن گئے۔ یہ جو معاویہ ہے یہ ابھی بھی وہاں کا فائٹر ہے اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہا ہے۔ سول سیکیورٹی فورسز کے جو کچھ سولجرز تھے وہ بغاوت کر دیتے ہیں اور سیریا کے لوگوں کے خلاف لڑنے سے منع کر دیتے ہیں۔ اس میں جو مین رول تھا وہ وہاں کے سیکیورٹی آفیسر ریاض الاسد کا تھا، جو کہ وہ وہاں کی ایک بہت ہی اچھی پوزیشن پر تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ سیرین آرمی کے خلاف لڑنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور 15 لوگوں کی یونٹس بنائی اور پھر 29 جولائی 2011 کو اس نے ان چھوٹی چھوٹی یونٹس کو ایک آفیشیلی طور پہ فری سیرین آرمی کا نام دے دیا۔ یہ جو فری سیرین آرمی تھی اس کا کام تھا سیریا کی فورسز کے خلاف لڑنا اور سیریا کی جو عوام تھی اس کی آواز بننا۔ اب فری سیرین آرمی نے یہ سوچا کہ ہم بشار الاسد کو کرسی سے ہٹا کے وہاں پہ ایک فیئر سسٹم جو ہے وہ قائم کریں گے۔ تو انہوں نے ٹرائی کیا کہ آہستہ آہستہ کر کے سیریا کے چھوٹے چھوٹے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ سیرین فری آرمی بنی تو اسی کے ساتھ آس پاس کے دوسرے مسلم ممالک جیسے سعودی عرب ہو گیا پیسے کے ساتھ فنڈنگ کرنا شروع کر دی تھی اور کچھ دوسرے اسلامی ممالک نے ان کو ہتھیار دینا شروع کر دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے 1000 گروپس تھے جس میں تقریباً 1,00,000 فائٹرز تھے اور یہ سیرین فری آرمی آہستہ آہستہ پاور میں آنا شروع ہو چکی تھی۔ ISIS ایک تنظیم ہے، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا۔ اس تنظیم نے بھی فری سیرین آرمی کو جوائن کر لیا تھا اور وہاں پہ ہیوی ویپن جو تھے وہ ان کو دینا شروع کر دیے تھے، کیونکہ ISIS کو موقع ملا تھا کہ وہ سیریا کی جو مظلوم عوام ہے اس کے لیے کچھ کر سکے، اس کی کچھ مدد کرے، اور فری سیرین آرمی وہ ایک واحد ذریعہ تھا جس کے ذریعے وہ سیریا کی عوام کے لیے کچھ کر سکتے تھے۔ اب یہاں سے سیریا کی گورنمنٹ کے لیے مشکلات بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ بشار الاسد وہاں پر کیمیکل ویپن کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ کیمیکل ویپن پر پابندی ہے۔ امریکہ وہاں پر بشار الاسد کی گورنمنٹ کے خلاف ایئر سٹرائک کر۔ اب امریکہ کے انٹرفیئر پر روس بلا کس طرح سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ روس بشار الاسد کا بہت بڑا حامی تھا اور روس کا جو صدر تھا پیوٹن وہ بشار الاسد کا بہت اچھا دوست تھا۔ اب روس، سعودی عرب، امریکہ، ایران اور مختلف جو ممالک تھے وہ سیریا کے اندر گھس چکے تھے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ سیریا کے اندر ان سب ممالک کا کیا کام تھا، تو چلیے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب میڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں وہ مسلم اکثریت والے کنٹریز ہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ سیریا کے بیچ میں کسی شیعہ مسلم کی حکومت بنے، اور اسی طرح جو ایران ہے وہ شیعہ مسلم اکثریت والا ملک ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ سیریا کے بیچ میں سنی مسلم کی حکومت بنے۔ اس وجہ سے جو ایران تھا وہ بشار الاسد کا بہت بڑا حامی تھا۔ بشار الاسد کا سیریا کے بیچ میں رہنا رشیا کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھا، کیونکہ رشیا سیریا کے ذریعے میڈل ایسٹ تک کو ایکسیس کر سکتا تھا۔ اب 2017 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں سیریا کی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس جنگ سے بائیکاٹ کرتے ہیں اور اس جنگ سے نکلنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو سیریا کی گورنمنٹ ہے وہ سینٹرل کرائسس مینجمنٹ کے ذریعے ایک میٹنگ جو ہے وہ ارینج کرتی ہے، جس میٹنگ میں وہاں کے اعلیٰ فوجی افسران ہوتے ہیں اور وہ اس کنڈیشن سے نپٹنے کے لیے وہاں پر ایک میٹنگ کی جاتی ہے جس پر فری سیرین آرمی کی پوری نظر ہوتی ہے۔ جس بلڈنگ میں یہ میٹنگ ہونے جا رہی تھی، میٹنگ کے وقت این پلان کے تحت اس بلڈنگ کو دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے، جس کے بیچ میں سیریا کے ڈیفنس منسٹر داؤد رجیحہ اور بشار الاسد کا بردر ان لا آصف مارے جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے اعلیٰ فوجی افسران جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ایک دھماکہ تھا، یہ جو ایک حملہ ہوتا ہے فری سیرین آرمی کا، یہ بشار الاسد کے لیے بہت بڑا لاس ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بشار الاسد وہاں پر ایک بار پھر کیمیکل ویپن کا استعمال کرتا ہے۔ کیمیکل ویپن کے قانون کی خلاف ورزی کے بعد ایک بار پھر امریکہ سیریا کی جنگ میں کود پڑتا ہے اور اب کی بار وہاں پر بہت ساری ایئر سٹرائک کرتا ہے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف، جس کے نتیجے میں سیریا میں بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ اب امریکہ کی مداخلت کے بعد ایران بھی وہاں پر اپنی سیکیورٹی فورسز کو بھیج دیتا ہے اور اب یہ جنگ ایک بہت خطرناک حالت میں آ جاتی ہے۔ دوستو یہ 3 دسمبر 2024 کا دن تھا اور حالات آہستہ آہستہ مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اب فری سیرین آرمی بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ اب کی بار فری سیرین آرمی اٹیک کرتی ہے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف اور ایک ایک کر کے وہاں کے سارے شہر فتح کرتی جاتی ہے۔ اب بشار الاسد سیریا چھوڑ کر روس میں پناہ لے چکا ہے اور بشار الاسد کی حکومت سیریا سے ختم ہو چکی ہے، اور اس کے بعد وہاں پر ظلم کی جو داستان کھل کر پوری دنیا کے سامنے آتی ہے اس سے کوئی بھی ناواقف نہیں۔ دوستو بشار الاسد کی حکومت نے سیریا کی عوام کے اوپر جو ظلم کیے اس نے ہٹلر اور بہت سارے ظالم حکمرانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہاں کی چھوٹی چھوٹی جیلوں میں لاکھوں قیدی قید اور ان قیدیوں کی داستان بہت بھیانک ہے۔ دوستو یہ تھی سیریا کی مکمل کہانی 1970 سے لے کے 2024 تک، اور کس طرح 14
साल के एक छोटे से बच्चे की दीवार पर लिखी हुई छोटी सी लाइन बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे का सबब बने। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।